गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 11 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और अगर किसी को भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो उनको मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जो अलग अलग वीडियोस आती हैं उन दोनों की पीडीएफ मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि बात कर रहा है आईआईसीज डेवलप्ड वॉर्म वैक्सीन फॉर कोविड-19। सबसे पहले आईआईएससी क्या है, दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है यूपीएससी के लिए, देख लेते हैं। तो आईआईएससी से मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पर दिखाया गया है एससी से, यहाँ पर छोटा सी आएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर, ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पर एक नई रिसर्च की गई है जिनका मानना है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन होती हैं हम उनको यहाँ पर कैसे बनाने वाले हैं, वॉर्म बनाने वाले हैं। अब मैम ये वॉर्म और कोल्ड का क्या मतलब है, देखिए कभी भी आपकी कोई भी वैक्सीनेशन होती है ना, आप लोग कभी वैक्सीन लगवाने गए होंगे राइट, तो आप देखेंगे कि उसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला जाता है, यानी कि उनको एक वाइट कलर के बॉक्स में रखा जाता है जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो कि जो आपकी वैक्सीन है उसकी टेम्परेचर को बहुत लो रखती है, -100 डिग्री तक ये लेके चली जाती है। और इतने लो टेम्परेचर के अंदर जब वैक्सीन को रखा जाता है तभी उसको बचा के रखा जा सकता है या उसको सस्टेन करके रखा जा सकता है। लेकिन अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर साइंस बेंगलुरु है वो कह रहे हैं कि हमने एक नई वैक्सीन बनाई है जो कि रूम टेम्परेचर पर या फिर जो वार्म होगी उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब उसको कम खर्चे में, या फिर कहेंगे कि वो ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, लिक्विड नाइट्रोजन का खर्चा कम होगा, उसको फ्री रखने का यहाँ पर खर्चा कम आएगा। तो ये जो खर्चा कम होगा इसका मतलब वो लोगों के लिए भी कम खर्च वाली होगी। तो ये इस तरीके से एक बेनिफिशियली चीज़ यहाँ पर बन सकती है फॉर आम जनता, आम पीपल के लिए, ठीक है, जो कॉमन पीपल हैं। फिर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ में काम आती है। तो सार्क यहाँ पर जो कोविड का यहाँ पर एक वेरिएंट है COV-2, उसके जितने भी वेरिएंट हैं उनके लिए अभी के लिए इफ़ेक्टिव है। हालांकि हमें पता है कि ये म्यूटेट होता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है, तो इसीलिए अभी के लिए थोड़ा बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, आगे फ्यूचर में अगर वो म्यूटेट कर लेता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ए मैनिफेस्टो फॉर जस्टिस दैट हैज़ स्प्रंग फ्रॉम क्राइसिस। देखिए लिखा गया है आशीष कोठारी के द्वारा, और हम देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि इंडिया का, हमें पता है बहुत सारे न्यूमेरियस क्राइसिस यहाँ पर इंडिया फेस कर रहा है फिलहाल में। इंडिया ही क्या, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, बार बार हम देख पा रहे हैं पिछले 3-4 साल से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेरोज़गारी। उसके बाद में हम देखेंगे सोशो कल्चरल, यहाँ पर हमें देखने को कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पर सोसाइटी में। फिर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा है, कल ही हमने यहाँ पर डिटोरेशन के उसमें देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर 5 इंडिया की ऐसी सिटीज़ हैं जो बिल्कुल टॉप में यहाँ पर कर रही हैं एयर पोल्यूशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट यहाँ पर बार बार डिग्रेड हो रहा है। फिर डेमोक्रेटिक फ्रीडम को भी अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पर खतरे आ रहे हैं, थ्रेट दिखाई दे रहा है। बार बार अपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी बातों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिमांड बन रही है, बहुत सारी डिमांड बन रही है कि जो फंडामेंटल चेंज है, पॉलिसी जो है उसकी जो नींव जो है उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके रहते हुए ये सारी समस्याएं, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनके फंडामेंटल्स को चेंज करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ रही है। और इसी की वजह से कुछ इनिशिएटिव यहाँ पर कलेक्टिव कम्युनिटीज़ आकर, इंडिविजुअल्स आकर ले रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया गया जो कि कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स के द्वारा लिया गया है, जो कि यहाँ पर 18 दिसंबर को 85 पीपल्स मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल प्लेटफॉर्म विकल्प संकल्प। तो क्या होता है विकल्प? विकल्प हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिव,
और संगम यहाँ पर फिर से हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस। तो ये जो अल्टरनेटिव कॉन्फ्लुएंस की यहाँ पर बात कर रही है, इन्होंने एक पीपल्स मैनिफेस्टो को यहाँ पर निकाला है कि लोगों के लिए क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जब यहाँ पर आते हैं तो वो हमेशा अपना एक मैनिफेस्टो लाते हैं ना, कि हम 5 साल के लिए आप हमें नियुक्त कीजिए, हम यहाँ पर ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसको पढ़िए, ये हमारे वचन है, इन पर हम काम करेंगे। ठीक है, ये होता है मैनिफेस्टो कि आप आगे क्या करने वाले हैं, उस चीज़ के ऊपर अडेर रहेंगे आपने जो बोला था। तो ये होता है मैनिफेस्टो। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, कितनी मैंने बोली 85 ऑर्गेनाइजेशन, ये साथ लेकर पीपल्स मैनिफेस्टो लाई है कि लोगों को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों को भी तो उनको पता होना चाहिए कि वो अपनी वोटों को नहीं बेचेंगे, वो ध्यान रख के वोटिंग करेंगे, या उसके अलावा उनको क्या क्या करना चाहिए। खुद को अल्टरनेटिव, हर काम गवर्नमेंट का भी नहीं है, तो उनको खुद भी तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए ना, कि आप सोशो कल्चरल प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं इनको यहाँ पर ठीक करने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर एक तो न्याय हो, ऊपर से इंडिया के अंदर बराबरी हो, एंड उसके अलावा एक सस्टेनेबल इंडिया हमें दिखाई दे एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि आज जो हम काम यूज़ में ले रहे हैं, क्या होती है सस्टेनेबिलिटी, यानी आज के रिसोर्सेज का आप भी यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उन रिसोर्सेज को छोड़ दें। तो ये होती है सस्टेनेबिलिटी, ये इस काम के लिए इसको बनाया गया है। फिर कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो होगा वो काफ़ी सीरियस इश्यूज़ पर यहाँ पर बात कर रहा है। मैनिफेस्टो कब आया? 18 दिसंबर को। क्या क्या सीरियस इश्यूज़ है जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, उन सब पे बातें कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा है, यस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है कि देखिए अब गवर्नमेंट तो हर किसी को, यहाँ पर इतनी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती कि वो सबको जॉब दे दे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनको खुद एक नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्राफ्ट है, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उठाना होगा, राइट। तो ये सारे काम करने के लिए आपको इनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यस, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बनाएगा ना इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर लोगों के लिए मैनिफेस्टो आया जो कि कह रहा है कि देखिए विलेजेस को यहाँ पर एम्पावर करना होगा, और एम्पावर करने का क्या मतलब होता है, सशक्त करना, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो विलेज और अर्बन सेटलमेंट दोनों को ही यहाँ पर एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है, उनकी असेंबलीज़ को बहुत ज़रूरत है। फिर पंचायत के जो कानून है उनके ऊपर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कि पंचायत के कानूनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो, ना कि जुडिशरी के ऊपर बार बार जो बर्डन पहले ही है इंडिया में उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। फिर जो कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे स्टेट की कुछ एजेंसीज़ हैं जिनका कोई काम था, जिनका कोई कानून बनाना चाहिए था या कोई काम करना चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर पंचायत प्लस जो और आदमी है उनको, उन स्टेट एजेंसीज़ को अकाउंटेबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि देखिए ये आपकी जिम्मेवारी है, तो आप इसको पूरा करके हमें दीजिए। ये सारी इस तरीके का एटीट्यूड लाना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूट है उनके अंदर उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर और ज़्यादा पावर यहाँ पर उनको मिलनी चाहिए। टेन्योर की यहाँ पर उनको सेफ्टी है, तो टेन्योर की सेफ्टी है 3 साल। एक होते हैं, कितने होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के चीफ, यहाँ पर पहले से एक होता था, लेकिन उसके बाद अब इनके अंडर 2 चीफ और होते हैं, तो प्लस यहाँ पर 1 + 2 3 हो जाएंगे, राइट। तो 3 अभी यहाँ पर है। तो इनकी और ज़्यादा ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस को लाना चाहिए ताकि इनकी और ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस है, ये जो स्वतंत्रता है, ये किसी के अंडर ना आए, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, इन चीज़ों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैनिफेस्टो जो है वो स्ट्रांगली एड्रेस करता है एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को भी। हमने ऊपर देख चुके हैं क्या क्या कंसर्न्स है, उनका एक एक करके हम वैरायटी में यहाँ पर समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो एनवायरनमेंट के यहाँ पर कंसर्न है, जैसे कि नेशनल वोटर एंड नेशनल, यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि लैंड की यहाँ पर पॉलिसी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, एक तो नेशनल लेवल पे पानी की हो, दूसरी यहाँ पर नेशनल लेवल पर लैंड की पॉलिसी हो। ये लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं ताकि जो इकोलॉजिकल फंक्शंस है, क्रूशियल इकोलॉजिकल फंक्शंस है, जैसे कि कंजर्वेशन करना वाइल्ड लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, जो कि कम्युनिटीज़ के द्वारा लेड किया जाता है। कोई भी कम्युनिटी क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी
डाइवर्सिटीज़ का कहीं कहीं पर कंजर्वेशन करती हैं, तो उनको एक शिफ्ट दिलाने की भी ज़रूरत है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, कि जो और बचे हुए लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, केमिकल्स का कम इस्तेमाल करें, यूरिया का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ना करें। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दिए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, उनसे क्या फ़ायदा होता है कि उनसे उनके ग्रोथ हार्मोन बनाने की कोशिश की जाती है कि उनके ग्रोथ जल्दी होगी, हार्मोन्स जल्दी आएंगे, वो बढ़ेंगे जल्दी। लेकिन इससे फिर एक नई प्रॉब्लम हो रही है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर दिखाने को पड़ रही है। 55% से ज़्यादा ऐसे लोग हो रहे हैं, बहुत ही अमर्जिंग ये नंबर है इंडिया के अंदर ही। WHO इसको बताता है कि कैसे जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बनी है, यानी कि आप जो बायोटिक्स, जो बैक्टीरिया आपके अंदर कोई अगर आपको हार्म करने आ रहा है और आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स, तो वो आप पे काम नहीं करेगी। तो चाहे आपने लाइफ में कभी खास सी एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ ना ली हो, लेकिन अगर आप ये ग्रोथ हार्मोन वाली प्लांट्स वगैरह को खा रहे हो तो भी ये आपके अंदर हो सकती है। तो इट्स अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 2040 तक का टारगेट लेकर यहाँ पर चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि अभी और क्या हो सकता है और क्या इसकी रिकमेंडेशन क्या है और क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है। देखिए, मैनिफेस्टो को अगर ओवरऑल हम लोग एनालाइज करें तो मैनिफेस्टो जो है काफ़ी एक होप की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक उम्मीद है, बहुत सारे डीपनिंग क्राइसिस है उनके बीच में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हर बार सिर्फ गवर्नमेंट को, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को, सिर्फ लेजिस्लेचर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बजाय खुद से भी कुछ सॉल्यूशंस लेकर आने चाहिए। तो ये अल्टरनेटिव उसी का एक एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। इथिक्स के पेपर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी वजह से इसके ऊपर अब इसकी जो सक्सेस है वो कहाँ पर निर्धारित करती है, क्योंकि अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी एंड गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं उनको वो कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहती है, कितना ज़्यादा लागू करती है। तो यहाँ पर जाकर उनका क्रूशियल पॉइंट है। और उसके बाद इसकी सक्सेस डिपेंड करती है प्रोएक्टिव सिटीजन के ऊपर, कि वो कितना यहाँ पर अग्री हो रहा है कि ठीक है मैं ये सारे काम करूँगा, वो कितना अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए इन सारे कामों पर काम करने के लिए यहाँ पर प्रोएक्टिवली अपनी अप्रोच को दिखाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर उस सिटीजन की ये भी ड्यूटी है कि वो बार बार जिस भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को उसने इलेक्ट किया है, चुना है, उसने अपना भरोसा दिखाया है उस रिप्रेजेंटेटिव में, तो उसको याद दिलाए कि उसके कर्तव्य क्या क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो ये उसको अपनी आवाज़ यहाँ पर लाने की भी काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि एक आर्टिकल लिखा गया है अगेन एडिटोरियल पेज पे, जो कि है एन एक्सपेंडेड गाजा वॉर विद नो एंड गेम इन साइट। तलमीज़ अहमद इनको लिखते हैं, जो कि एक फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। तो तलमीज़ अहमद जो ये पेंट करते हैं कि किस प्रकार से जो पिक्चर है अभी जो वार चल रही है गाज़ा के अंदर यहाँ पर, वो कितनी ज़्यादा वरी कर देने वाली है, कितनी ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों कर रही है चिंता? क्योंकि अभी एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट की तरह नज़र आने लगा है। कैसे? देखिए ये क्या हो रहा है ना, पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इसमें बहुत सारी कंट्रीज दूर थी, थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। गाज़ा प्लस यहाँ पर इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि गाज़ा से भी अगर हम हटाएं तो कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं हमास प्लस में जो इजराइल है वहाँ पर, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी लेबनान जो कि इजराइल के ऊपर है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम देख पाएंगे इराक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हाउती ग्रुप का भी एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। फिर यमन भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, वो लोग यहाँ पर पैलेस्टाइन के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती है। फिर हम देखेंगे ईरान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो कि इराक का एक अगेंस्ट है, शिया और सुन्नी की यहाँ पर प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हुआ है और दिखाई दे रहा है। तो ये बढ़ रहा है, ये सिचुएशन जो है वेस्ट एशिया के अंदर ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। ज़्यादा टेंशन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेस्ट एशिया में ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है और इसका कोई एंड गेम भी नहीं दिख रहा। अगर हम यूएस, यूक्रेन और रशिया की बात करें तो वो भी तो 2 साल प्लस तक चल रहा है, कोई उसमें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी चीज़ें, एंड गेम उसमें दिखाई नहीं दिया था। और इसी तरीके से ना ही यहाँ पर कोई पीस स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है कि आगे का क्या सोच रखा है। अब बहुत सारी जो कंट्रीज थी पहले बीच में आते हैं, यूएसए एक बहुत ही प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर रोल दिखाता है, इजराइल के साथ खड़ा रहता है वो, लेकिन
लेकिन अभी भी वो मीडिएटर की तरह भी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है कि वो बीच में आए और इस चीज़ को रुकवा सके। तो इसीलिए अभी क्या करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल जो एक्टर्स है जैसे कि सऊदी अरेबिया, वो एक मीडिएटर यहाँ पर बन सकता है, उसको बीच में आना चाहिए और पीस करना चाहिए। जो दोनों की दोनों यहाँ पर रीजन्स हैं उनके प्रति यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। देखते हैं कि एक्सपेंडिंग वॉर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, गाजा की जो ये वॉर हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। तो हम देख पाएंगे कि देखिए बहुत सारे जो रीजन्स हैं उनके अंदर एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, राइट। कभी ये एक्सप्लोजन जो है वो लेबनान में मार दिया जाता है, कभी हम देखते हैं कि कोई जो कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे बॉम्ब फट रहे हैं। तो इसकी वजह से जो टारगेटेड किलिंग है, यानी जिनको आप मारना चाहते हो, दोनों कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, जो दोनों मारना चाहते हैं उनको तो वो मार ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो टारगेटेड किलिंग नहीं थी वो भी यहाँ पर उनके ऊपर भी कभी ना कभी ये ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ रहा है, अपने अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं और बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा लोगों की तो यहाँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। फिर हम देखते हैं कि इजराइल का पोस्चर और एक्शन कैसा है इसके प्रति। देखिए इजराइल की जो लीडरशिप है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू। तो ये जो बेंजामिन नेतान्याहू के अंडर में इजराइल की लीडरशिप है, उन्होंने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब वो वेस्ट बैंक की तरफ भी जाने लगे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि देखिए वेस्ट बैंक तो वैसे ही बेचारा आपके बीच में नहीं आ रहा है, वो तो गाजा के साथ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपने इसको बढ़ा दिया है। तो कुछ इजराइल के काउंटर के कैबिनेट मिनिस्टर भी ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पैलेस्टाइन है इसको गाजा से पूरे तरीके से यहाँ पर एथनिक क्लींजिंग कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो ये एक बहुत ही वरी की, चिंता की जनक की बात है कि देखिए एक ऐसे मिनिस्टर, एक ऐसे कंट्री के जो हमला कर रहा है वो इस तरीके की बातें दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत वरी है, चिंता की बात है नेतान्याहू के लिए भी, क्योंकि वो जो अब कर रहा है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ा तो देंगे लेकिन फिर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है कभी भी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। इजराइल एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर वो अरब स्टेट से घिरा हुआ है, यानी कि जो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन से सहानुभूति रखते हैं। तो आप बेशक यहाँ पर गाजा से पैलेस्टाइन्स को हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो दरारें रहेंगी और जो ये केओस होने वाला है वो और ज़्यादा बढ़ेगा इससे। और ये देखा जा रहा है कि नेतान्याहू इसको जानबूझकर खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से और ज़्यादा इसको बढ़ा रहा है। हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनक्लियर विजन है, कहीं ना कहीं अब्सेंस है एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी की। देखिए अब हम इस पे बात करते हैं कि देखिए जो ऑनगोइंग वॉर तो चल रही है, लेकिन इस वॉर के अंदर, इस युद्ध के अंदर कोई भी मेजर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी हो या फिर कोई सॉलिड विजन हो, कोई सॉलिड यहाँ पर हमें नज़रिया भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या। जब एंड गेम की बात आती है, ख़त्म करने की बात आती है, तो उसके ऊपर किसी की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आ ही नहीं रही है सिवाय यूएन की। अगर उसमें भी बात जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात जाती है, तो फिर से यूएस से वहाँ पर वीटो कर देता है कि नहीं ठीक है मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूँ। जर्नल वहाँ पर अगर हम देख पाते हैं कि जर्नल काउंसिल में बात जाती है यूनाइटेड नेशंस की, तो हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एब्सटेंड मार जाती हैं। तो इंडिया ने जैसे बहुत सारे जो जनरल काउंसिल में कुछ लॉ पास किए जा रहे थे इजराइल के खिलाफ, तो वो वहाँ से एब्सटेंट हो गई कि नहीं मुझे वोट ही नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लैक ऑफ क्लियरिटी बहुत है कि वॉर के पहली बात तो एम क्या है, युद्ध के यहाँ पर एम लक्ष्य क्या दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत क्लियरिटी की कमी है, स्पष्टता की कमी है। फिर मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, गाजा के बाद में कैसे मैनेज किया जाएगा वॉर को, उसमें भी यहाँ पर स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अलग अलग एनालाइज करने वालों के कुछ कुछ मानने हैं, जैसे कुछ का मानना है कि यहाँ पर हो सकता है वेस्ट बैंक के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको उस मैनेजमेंट के लिए दे दिया जाए। ऐसा ही कुछ इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट थोड़ा बहुत दिखा था, लेकिन क्लियरिटी यहाँ पर अभी तक नहीं है। फिर हम देख पाते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। देखिए इनइफेक्टिव रोल हम देख ही चुके हैं यूएस के और अरब स्टेट्स के, कि वो कहीं ना कहीं जो उनका रूल हो सकता था, इफेक्टिव हो सकता था, वो रोल उन्होंने नहीं निभाया, तो उनका इनइफेक्टिव रह गया, असरदार वो नहीं हो पाया। ये क्या दिखा रहा है, लैक ऑफ लीडरशिप दिखा रहा है कि यहाँ पर लीडरशिप की बहुत ही ज़्यादा कमी है गाजा के क्राइसिस को हैंडल करने में। क्या वो चाहे तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी तो हर कंट्री को लगता है कि देखिए अब हमास ने कुछ कर दिया तो हमारे साथ फिर से ऐसा ना हो जाए कि हमें बेवजह अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर ख़त्म करना पड़े। तो अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर सऊदी अरेबिया का, जो कि पैलेस्टाइन से काफ़ी हमदर्दी रखता है, तो वो एक पायोटल रीजनल एंड ग्लोबल पावर की तरह वहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो डिसिसिवली यहाँ पर एक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है कि पीस के लिए हमें ठीक है होना चाहिए, शांति यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उसकी सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो वेस्ट एशिया के रूरल्स है वो इंटरेस्ट में काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा ना दोनों तरफ से कि वेस्ट एशिया का क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में काम करने पर वो फेल हो रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो है, रिजल्ट है, उसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट रोज बढ़ता जा रहा है, रोजमर्रा ये और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट बहुत बड़े होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक फोर्सफुल अप्रोच दिखाई दे रही है कि जो पैलेस्टाइन का इशू है और रीजनल सिक्योरिटी का जो इशू है, इसको यहाँ पर ध्यान से देखा ही नहीं जा रहा। तो अब क्या चाहिए, एक परमानेंट अप्रोच चाहिए इसको कम करने के लिए। और चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि है द लॉज अराउंड रिमिशन पॉलिसी। देखिए कल भी हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया हुआ था, तो हम और इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्रेस कर चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं केस की क्या बात हो रही है। इसको इजी बनाने के लिए पहले चलते हैं माइंड मैप की तरफ। केस हमें पता है बिल्किश बानो की बात हो रही है। तो कहते हैं कि रिमिशन की जो पावर होती है, रिमिशन क्या कर दिया गया था, गुजरात के अंदर 11 जो है उनके हाई कोर्ट ने उनको रिमिट कर दिया, यानी कि उनकी 14 साल से ऊपर की यहाँ पर जेल हो गई थी, तो उन्होंने बोला चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्किश बानो ये केस लेके चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है 2-4 बातें। देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। पहला तो कि गुजरात हाई कोर्ट के पास इतनी पावर थी ही नहीं कि वो उसको यहाँ पर रिमिट कर सके। तो क्वेश्चन उठता ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनको पनिशमेंट दी थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे और भी है, जैसे कि सीआरपीसी के अंडर में सेक्शन जो है यहाँ पर 433 यहाँ पर देखा गया, तो ऐसे कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को यहाँ पर परमिशन होती है कि वो यहाँ पर रिमिशन कर सकें। लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ डिस्कशन किए गए जिनकी वजह से फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम आई, क्रिएट होती है, या सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बोलना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली, क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर है। और इसी वजह से थोड़ा सा हमें भी यहाँ पर इस केस से क्या मिलेगी, हमारे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए केस बहुत ही जाना माना केस है, बहुत टाइम से 2002 से ये केस चल रहा है, आज 2024 होने वाला है। इसी वजह से ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको डीप करेगा। तो जीएस पेपर 2 जो होता है मेंस के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। हो सकता है वहाँ पर मेंस के अंदर इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लेम कौन कर सकता है इन पावर्स को। जो ये पावर्स हैं कि आपको किसी को रिमिट करना है, आपको किसी की भी जो सज़ा है उसको ख़त्म कर देना है, या किसी को यहाँ पर डेथ पेनल्टी मिली है उसको यहाँ पर ख़त्म कर देना है, या किसी की स्पेशल रीजंस की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी जो जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह होती है, इन कारणों से उनकी सज़ा को थोड़ा कम कर देना है। ये पावर्स होती किसके पास है? तो सबसे पहले ये जो पावर्स होती हैं ये होती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास। हमें अच्छे से पता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी पावर है यहाँ पर गवर्नर के पास। हालांकि गवर्नर के पास यहाँ पर डेथ पेनल्टी के लिए ख़त्म करने की पावर तो नहीं होती है, लेकिन वो उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स, रेमिटेंस की जो पावर है किसी भी चीज़ में उसको किसी सज़ा को कम करने के लिए, वो होती है यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमें पता चल गया है। फिर हम देखेंगे कि जो हम अगर कानून पे जाए कि फिर ये जो हमारे जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट वगैरह, तो ये सारे इसको कैसे कर रहे हैं, तो फिर हम देखे पाएंगे क्योंकि रिस्पेक्टिव जो स्टेट है ना, उनके पास भी ये जो सीआरपीसी है, यानी कि क्रिमिनल यहाँ पर पिनल कोड जो है, वो हम देख पाएंगे कि सेक्शन 433 ऑफ इट्स ऑल्सो सेइंग कि आप रेमिट कर सकते हो। जो रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट की यहाँ पर कोर्ट है, गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर इसकी पावर, इसकी जो पावर है किसी को किसी की सज़ा को कम करने की, वो किया जा सकता है। इसी से हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि बिल्किश बानो के केस में फिर क्या हुआ। हमें अभी तक तो समझ में आ गया है कि ठीक है 3-4 तरीकों से इनकी जो सजाएं है उनको कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्किश बानो केस में प्रॉब्लम कहाँ पे आई? देखिए जो बिल्किश बानो केस है ना, उसमें जो रिमिशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था गुजरात के द्वारा। अब गुजरात हाई कोर्ट में हम पहले ही देख चुके हैं कि समस्या गया, एक तो महाराष्ट्र ने किया, फिर वो कहते हैं चलिए अगर हम इसको भी इग्नोर कर देते, सुप्रीम कोर्ट का बोलना है, तो
जिस पॉलिसी के ऊपर इसको ख़त्म किया गया है, जो पॉलिसी थी कि स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ पर अगर 14 ईयर से ज़्यादा किसी की सज़ा हो गई है CRPC के तहत तो उसको उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये पॉलिसी थी 1992 की। लेकिन अब इस पॉलिसी को 2008 में खुद गुजरात हाई कोर्ट जो है, खुद गुजरात की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। उन्होंने जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं उनको चेंज कर दिया। उसमें ऐसी कोई पॉलिसी थी ही नहीं। उसमें क्या था कि ये ध्यान दिया जाएगा कि क्राइम कितना ज़्यादा हीनियस है, क्राइम कितना ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो न्यू पॉलिसी में इसमें अच्छे से लिखा गया था कि रेप एंड मर्डर के जो केसेस हैं उनके ऊपर ये सज़ा की जो रेमेडी है, जो ये बोला जा रहा है कि उनकी सज़ा को कम किया जाएगा, वो लागू नहीं होगा। तो ये कहाँ पे बोला गया? 2008 के बाद की पॉलिसी में अच्छे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ये काम लिया गया था। तो इसी वजह से ये लागू नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत यहाँ पर इनएडिक्वेट लगा या फिर गलत लगा। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लीगल एंड मॉरल डिलेमास देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या दुविधा यहाँ पर है। देखिए, जब इस सवाल को रेज किया गया था ना कि कॉन्विक्ट का रिलीज यहाँ पर ठीक है या नहीं है, बिल्किश बानो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं, तो ये इशू जो था वो गुजरात के जुरिस्डिक्शन के ऊपर यहाँ पर नहीं था। वैसे तो क्योंकि गुजरात के जुरिस्डिक्शन में ही हुआ था, जो घटना हुई थी वो गुजरात में हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको जो बिल्किश बानी है, इनको यहाँ पर डेथ के थ्रेट आने लगे, ठीक है। और ये जो डेथ थ्रेट उनको आ रहे थे कि उनको मार दिया जाएगा, इसकी वजह से खुद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस केस को महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया था कि आप इसको संभालिए, राइट। तो उसी वजह से, क्योंकि सज़ा यहाँ पर इन सभी को महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से मिली थी, तो इसी वजह से अब ये जुरिस्डिक्शन जो पहले गुजरात में आना चाहिए था, अब वो नॉन ऑब्जर्वेंस हो गया है, क्योंकि यही एक लीगल प्रोसीजर है। और इसी सेक्शन को यहाँ पर इंटरप्रिटेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनकी कुछ अर्लियर रूलिंग्स भी आई हैं कि किसकी पावर यहाँ पर कितनी होगी, जुरिस्डिक्शन कितना होगा, आपके पास अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए कितना स्थान है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? कितनी जगह है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, तो उसकी पावर, उसका जुरिस्डिक्शन कितना है? महाराष्ट्र के अंदर का, या फिर उसका जो कोई इंसान है महाराष्ट्र का, उसको किसी अलग सिचुएशन में कहीं से बाहर लेके जा सकता है, तब जाके वो कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी शक्तियाँ लागू कहाँ तक होती हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ कहाँ तक लागू होंगी? पूरे इंडिया के हर एक भाग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ यहाँ पर लागू होंगी, सिवाय पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के अंदर कौन होता है यहाँ पर जुरिस्डिक्शन? पार्लियामेंट के अंदर होता है जुरिस्डिक्शन यहाँ पर स्पीकर प्लस किसका होगा? चेयरमैन। राज्यसभा में अगर लोकसभा में है तो यहाँ पर होगा स्पीकर का, और राज्यसभा में अगर है तो चेयरमैन का यहाँ पर जुरिस्डिक्शन होता है। वो अपने हिसाब से अपने एमपीज़ को सस्पेंड कर सकते हैं, उनको सज़ा दे सकते हैं, जो कुछ भी वो चाहे वो कर सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कोई इंटरवेलेंस नहीं कर सकता है। तो ये होता है जुरिस्डिक्शन, ये होती है पावर्स की बातें। और फिर हमें समझ में आता है कि रेमिशन की क्या क्या पॉलिसीज़ थी और इनको आगे किस तरीके से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फोग हैवीली इन लास्ट वीक ऑफ 2023। देखिए, फोग की बात हो रही है कि इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी फोग देखने को मिली है, और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट फैक्टर हुए हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं कि ज़्यादा डिटेल में। इससे क्या होगा? देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ फॉग होती है, वो हम देख लेंगे अभी आर्टिकल की मदद से। और इसकी वजह से फ्लाइट्स और ट्रेन्स को अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इनको छोड़ना पड़ता है। आप क्या करेंगे? फॉग इतनी ज़्यादा है तो आप देख ही नहीं पा रहे हो कुछ टाइम का, तो या तो आपको फ्लाइट्स और वो उनको डिले करना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ये ही दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो रेवेन्यू आ रहा था, पैसा आ रहा था, काम बढ़ रहा था, वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। चलिए माइंड मैप की मदद से इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कारण है क्या यहाँ पर? सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला जो रीजन है वो है टेम्परेचर का रीजन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। फोग जब बनती है, यानी कि फोग क्या होती है? धुंध। तो धुंध जब बनती है उसके लिए यूजुअली यहाँ पर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। आप बोलेंगे मैम पर 2.5 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है नहीं, टेम्परेचर तो यहाँ पर हम देख पाएंगे 7 से 8 डिग्री तक का मिनिमम जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेम्परेचर है ये है आपका सरफेस के पास का टेम्परेचर,
राइट। लेकिन धुंध कहाँ होती है, वो सरफेस से थोड़ा ऊपर होती है, और उसकी फॉर्मेशन कहाँ बनती है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि सरफेस जो हमारा है उससे थोड़ा ऊपर ही बनती है, परत से थोड़ा ऊपर बनती है, भूतल से थोड़ा ऊपर बनती है। तो इसी वजह से जो ये क्लाउड बनते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, यही सेम प्रोसेस कंडेंसेशन का जब हम ऊपर देखते हैं तो हम इनको क्लाउड्स में कन्वर्ट होता देखते हैं। लेकिन ये जब ग्राउंड लेवल के थोड़ा पास होता है तब ये कन्वर्ट हो जाती है फॉग के अंदर। तो ये वही प्रोसेस है कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो मॉइस्चर होना चाहिए यहाँ पर, फिर एयर पोल्यूशन यानी कि एरोसेल होने चाहिए यहाँ पर, फिर हवाएं थोड़ी काम होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉग को उड़ा के ले जाएंगे, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। तब क्या होगा, जो मॉइस्चर था, वाटर वेपर जो था, वो यहाँ पर आकर एरोसेल के साथ प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर एक दूसरे के साथ ये क्या बनाने लगेंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन बनाने लगेंगे। लेकिन क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए क्योंकि इनके पास सफिशिएंट वाटर नहीं होता है, इसी वजह से पूरे बादल ना बन के यहाँ पर फॉग की तरह दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर और जो ड्यू पॉइंट है वो थोड़ा क्लोज होना चाहिए। एयर का टेम्परेचर यहाँ पर रियली क्लोज होगा तभी ये होगा। फिर काम हवाएं क्यों चाहिए, ताकि ये उड़ाकर उस चीज़ को लेकर ना जाए, स्टिल रहे एक जगह पे। फिर एयर पोल्यूशन क्यों चाहिए, ताकि एरोसल प्लस करके यहाँ पर क्या बना दे, पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, एयरबोन जो पार्टिकल्स हैं, वो एक सरफेस बना दे वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए। और एबोडेंट यहाँ पर मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, खासकर ये जो ज़्यादा धुंध होती है वो आप देख पाएंगे कि जहाँ पर खेत होते हैं, वेजिटेशन होती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, ट्रीज वगैरह के ऊपर। फिर जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि वहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा है, चाहे वहाँ पर लेक हो, चाहे वहाँ पर कुछ भी नहर वगैरह ऐसा देखने को मिले, तो वहाँ पर ये जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होगा, और वहीं पर आप देख पाएंगे कि धुंध ज़्यादा दिखाई देती है। इसकी वजह से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इफेक्ट पड़ता है। एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं, अगर रोड पे अगर हम देखें तो काफ़ी कारण ऐसे पहले भी देखे गए हैं जिनकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं एक ही साथ में। तो एयर ट्रैफिक को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि पुअर विजिबिलिटी होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप ज़्यादा दूर का देख नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से पुअर विजिबिलिटी देखने को मिलती है। वही देखा गया कि दिसंबर 2023 में लगभग यहाँ पर नियरली 450 फ्लाइट्स डिले हो गई थी, और कुछ ऐसी फ्लाइट्स थी जो कैंसिल भी हो गई थी। दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही डेंस फॉग यहाँ पर देखी जा रही थी, और इसी की वजह से जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर भी जो रिस्क है ट्रैफिक इंसिडेंट का वो भी बढ़ जाता है। फिर अगर रेल ट्रेवल की यहाँ पर बात करें, रेलवे की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं, ट्रेल के लिए भी क्या होता है कि आपको विजुअली आपको दिखाई देना चाहिए, तो वो जो सिग्नल्स है वो यहाँ पर दिखने बंद हो जाते हैं किसी भी टाइम पर चलाने के लिए, और इसी वजह से ज़्यादा डिले देखने को मिलता है ट्रेन्स के अंदर। तो यही है, जैसे फ्लाइट्स में होता है वैसे ही दिल्ली के अराउंड की जो ट्रेन्स थी उनका भी यहाँ पर डिले देखने को मिला है दिसंबर के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि एक आर्टिकल है हमारा बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे। बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस है, शेख हसीना वहाँ पर फिर से जीत जाती है, 4 टर्म में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एक पैराडॉक्स का था, ये एक बुक लिखी गई थी जिसमें यहाँ पर बातें की गई है कि क्या बांग्लादेश की हिस्ट्री है, क्या यहाँ पर बात है। तो कलोल बत्रोचार्य जी इसको लिखते हैं, ये जो पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, इसको समझ के तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी शिफ्ट हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर, जिसमें शेख हसीना एक मेंबर है, शेख मुजबूर रहमान एक मेंबर यहाँ पर है, उनके क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं अपनी जो देश है 1971 से लेकर उसको बनाने से लेकर, फिर जब उनके पास मिलिट्री का कूप हो जाता है, फिर यहाँ पर दोबारा से डेमोक्रेसी आती है, तो लोकतंत्र लाने के लिए कितने ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किए, क्या क्या उनके स्ट्रगल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है। फिर कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आजकल ज़्यादा इशू दिखाई दे रहा है एक 1 पार्टी रूल का, जो डेमोक्रेसी जिसको लाना चाहते थे, लेकिन लगातार चौथी बार ऐसा हो गया, शेख हसीना यहाँ पर बन गई है, तो एक ही पार्टी, कौन सी पार्टी है ये, आवामी लीग, राइट। तो आवामी लीग की जो पार्टी है वही यहाँ पर बार बार आ रही है, तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अथॉरिटेरियन रूल कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, उसके कुछ न कुछ नज़रिए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो क्या क्या इन्फ्लुएंशियल रोल है मिलिट्री का, और क्या क्या पॉलिटिकल नेटिव है जो अभी सेंटर के बीच में बने रहते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा ईजी बनाते हैं, और ईजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइंड मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से लेके बांग्लादेश की हिस्ट्री। सबसे पहला है हेनरी किसिंजर इन बांग्लादेश के अंदर। देखिए क्या हुआ था,
जो बर्थ होता है यहाँ पर बांग्लादेश का। और हेनरी किसिंजर है कौन? हेनरी किसिंजर जो है वो यहाँ पर यूएस के एक, मैं बोलूँगी कि सिक्योरिटी एडवाइज़र होते थे। और उनके टाइम पर यहाँ पर बोरिस, जो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो बोरिस जॉनसन के बाद में यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर रॉबर्ट यहाँ पर आते हैं, तो उनके ये एडवाइज़र थे। और ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया प्लस एंटी बांग्लादेश थे, ठीक है। तो जब ये इंडिया के को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश के भी ये खिलाफ थे। और यही यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था यूएसए का, उसमें यूएसए को बोल रहे थे कि वो पाकिस्तान का इसके अंदर साथ दे। तो यहाँ पर यूएसए, हमें पता है कि ये जो 1971 की वॉर होती है उसमें यूएसए यहाँ पर खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, और वो इंडिया के लिए के ऊपर भी यहाँ पर आकर अपना दिखा रहा था। लेकिन हमारे सपोर्ट में कौन आता है ऊपर से? रशिया आता है। तो ये हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता है, ठीक है। और इंडिया के यहाँ पर अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया जो था मुक्ति बहनी की यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था बांग्लादेश के जो सोल्जर्स हैं उनको, और इंदिरा गांधी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल निभा रही थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बीच में। ये पूरी हिस्ट्री है। लेकिन क्या होता है कि 1971 के जनवरी के अराउंड में, दिसंबर में उन लोगों को यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिलती है बांग्लादेश को, और जनवरी के अराउंड यहाँ पर हेनरी की डेथ हो जाती है। और जब हेनरी किसिंजर की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं जो एक वर्ल्ड रिमाइंड करवा देता है कि यूएस का सिग्निफिकेंट रोल कितना बड़ा है यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर में। और इसी वजह से यूएसए भी जो है वो समझ जाता है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, और इसी वजह से वो भी जो इसके अगेंस्ट था प्रॉपर तरीके से, हालांकि वो साथ भी नहीं आता लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉपरली अगेंस्ट भी नहीं रहता है उनकी डेथ के बाद में। तो वो इसी वजह से जो ये डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे किसिंजर के डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बांग्लादेश के खुद मिनिस्टर्स ने भी ये बोला है कि उनकी डेथ तो हो चुकी है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो उनका रोल था इतना ज़्यादा बांग्लादेश को हिंडर करने में उसके इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए उनको सॉरी बोलना चाहिए था या फिर अपॉलजी मांगनी चाहिए थी। ये अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए क्या बात होती है कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जो कि पहले हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या जो एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल लीडर रहे हैं। उन्होंने मिलियंस को यहाँ पर रैली किया, रैलीज बनाई है ताकि जो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर क्या किया जा सके, स्वतंत्रता ली जा सके। और इसी वजह से उन्होंने एक वन पार्टी रूल को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया। किसके अंडर किया? यहाँ पर बाकसाल के नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई और उसका इन्होंने रूल यहाँ पर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि उनकी कितनी ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है, लोकतंत्र जो आना चाहिए उनके प्रति, जो उनकी इच्छाएं हैं एक पार्टी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिपेंडेंस को ट्रिगर कर रही हैं। लेकिन अभी के लिए जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके लिए हम लड़ेंगे। और ये पैराडॉक्स दिखाता है कि जो नेशन का स्ट्रगल चल रहा था डेमोक्रेसी के लिए, कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं लेकिन उस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए आपको डेमोक्रेसी ही नहीं दिखानी पड़ रही है, लोकतंत्र को आप दिखा नहीं रहे हैं। तो ये एक पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है। पैराडॉक्स क्या होता है कि कहते कुछ है हो कुछ रहा है, यानी कि सिचुएशन कुछ और है। तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाती है कि आप जो करना चाहते हो उसी के अपोजिट में आपको करना पड़ रहा है उस चीज़ को पाने के लिए। ये एक पैराडॉक्स सिचुएशन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिशन कैसे होता है पावर्स का। देखिए बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो काफ़ी ट्रबुलेंट भरी है, राइट। काफ़ी ज़्यादा हम देख पाते हैं कि उसमें बहुत सारी यहाँ पर उलझने आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हैं, ट्रबुलेंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो शेख मुजीबुर रहमान का जो रूल था, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान आते हैं, वन पार्टी रूल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री की डिक्टेटरशिप भी देखी जाती है, उसके बाद फिर नेशन के अंदर यहाँ पर आती है डेमोक्रेसी जो अभी तक चल रही है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर बांग्लादेश की हमें हिस्ट्री दिखाई देनी पड़ती है। उससे पहले क्या था, पाकिस्तान का रूल यहाँ पर था, उसके बाद आती है यहाँ पर इनकी वन पार्टी का, और उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री से डेमोक्रेसी। ये ट्रांजिशन अभी तक इनका हुआ है, शॉर्ट में समझे तो। क्योंकि देखिए हमें बांग्लादेश की आईएएस का एग्जामिनेशन तो नहीं देना, आईएएस नहीं, वहाँ का बीएएस होगा, बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना मुद्दा है उसको ईजी करके समझना चाहिए ताकि जो चीज़ें हमें याद भी रह सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन की बातें करते हैं। देखिए प्रेजेंट की
क्या स्टेट है बांग्लादेश के अंदर कि काफ़ी बिटर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो रेयरली ही यहाँ पर दिखाई दे पा रहे हैं। तो रेयर हो गए हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। इसी तरीके से जो ऑथर है अली राज, जिन्होंने किताब लिखी है अपनी हाइब्रिड रिजिम के नाम से, वो कह रहे हैं कि देखिए जो कंट्री में हाइब्रिड रिजिम हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइब्रिड क्या होता है, जब दो चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। जैसे कि आपने हाइब्रिड कार के बारे में सुना होगा कि आप उसको गैस से चलाना चाहे, सीएनजी से चलाना चाहे तो भी चल जाएंगी, और प्लस में पेट्रोल से चलाना चाहे तो भी चल जाएगी। तो ये होता है हाइब्रिड होना, किसी चीज़ का मिल जाना, दो चीज़ों का। तो ये दो चीज़ों का हाइब्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र भी है, दूसरा है यहाँ पर ऑटोक्रेटिक एलिमेंट। क्यों है ऑटोक्रेटिक? देखिए टायरनी हो गई है ना कि आप लोकतंत्र तो कर रहे हैं, इलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार फिर से आप ही जीत रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिज्म को भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आप उसी तरीके से काम करो। तो शेख हसीना के ऊपर ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये भी बात है कि बेशक ये जो रिजीम है वो शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश में सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज से, लेकिन फिर भी इससे जो है प्रोग्रेस जरूर दिखाई दे रही है 1991 के बाद से बांग्लादेश के अंदर, कि वहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बढ़ रही है, सोसाइटी के अंदर भी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। फिर हम देखते हैं कि रोल ऑफ द मिलिट्री का यहाँ पर क्या रोल रहा है। देखिए ऐश मोहम्मद अली जो है, जिन्होंने बुक लिखी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन ये दिखा रही है कि बांग्लादेश को समझने के लिए बहुत बड़ी अटेंशन जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी मिलिट्री को, क्योंकि मिलिट्री क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल यहाँ पर दिखाता है। और जो रिसीडिंग पास्ट रहा है 1990 से लेके जब पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है, उसके अंदर भी मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल है कि किसको यहाँ पर लीडर रिप्रेजेंट करना है, किसको यहाँ पर लीडर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मेमोरी को। देखिए जकारिया की यहाँ पर रिसर्च की है कि जो एक्सपीरियंसेस है बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और इंडिया के 1971 में, वो एक बहुत ही पावरफुल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं कि कैसे एक ट्रॉमेटिक बर्थ होता है बांग्लादेश का। ऐसा ही कुछ जो जन्म हुआ था 1947 के अंदर पाकिस्तान से और इंडिया से जो बाहर जाता है, तब हमारे लिए भी बहुत ट्रॉमादायक था, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक था, हमें ट्रॉमा हो गया था उससे। तो इसी तरीके से बांग्लादेश में, और आज भी वो कहीं ना कहीं उसी ट्रॉमा के अंदर इन्फ्लुएंस करता रहता है लगातार उसको। तो आज भी जो उसका स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, वो आज भी पावर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है। तो ये थी इस पूरी स्टोरी का, हमारा एक पड़ोसी देश है, हमारे उसके साथ संबंध कैसे हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे ये आशा की जाती है जीएस पेपर 2 के अंदर, यूपीएससी के अंदर, कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पर अच्छे से समझना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हैं तो पहले आपको उस देश का भी तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ना, कि ऐसा क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद हमारे साथ उसका कैसे संबंध रहे हैं। और इसी रिगार्डिंग में हम कह सकते हैं कि देखिए डिस्पाइट अभी बांग्लादेश की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है, काफ़ी ट्रबुलेंट भरी रही है, शिफ्ट देखने को मिला है हमने। पहले वन पार्टी रूल आता है, फिर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा है। पहले मिलिट्री का रूल भी आता है, उसके बाद डेमोक्रेसी आती है। आज भी जो स्ट्रगल चल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल के रूप में ही दिखाई देता है। कंट्री को क्या करना चाहिए अभी एज यूपीएससी एस्पिरेंट, आपका क्या काम होना चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन अपना देना चाहिए, फिर आपको पूरा का पूरा जो सवाल पूछा है उसके ऊपर आंसर देने चाहिए पॉइंट्स के अंदर, माइंड मैप के थ्रू। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। उसी तरह ऑथर ने भी कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया। वो कहते हैं कि देखिए आज भी इतने स्ट्रगल के बाद में कहीं ना कहीं जो एक बांग्लादेश है वो प्रॉमिसिंग यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेलियंस को दिखा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम देख पाएंगे कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश का बोला वाला है, इतना ज़्यादा टेक्सटाइल में वो काम करते हैं। तो फिर ये चीज़ जो है ना वो हिस्ट्री को ये एक रिमाइंडर की तरह दिखाती है कि किस तरीके से नेशंस का, देशों का यहाँ पर इवोल्यूशन होता है, इंसानों का इवोल्यूशन होता है। हमें पता चलता है कि कहाँ सबसे पहले एक फिश आती है, उसके बाद अलग अलग यहाँ पर देख पाते हैं हम पीरियड के बाद में कि लोग बाहर आ जाते हैं, अलग अलग जातियाँ प्रजातियाँ आने लगती हैं एनिमल्स की। उसके बाद हम और आगे जाते हैं तो हमें अपने होमो हैबिलियस हम सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं होमो इरेक्टस आ जाता है, हमारी स्पीशीज़ आ जाती है। फिर इन्हीं के साथ में नियंदरथाल चल रहे थे,
फिर वो लोग ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ और 5-6 प्रजातियाँ ऐसी थी, ओंडोमोन्स यहाँ पर, जो कि यहाँ पर चलते थे, ऑस्ट्रोलोपिथेसिस। तो बहुत सारा कर करके हम क्या बनते हैं, होमोसेपियंस बनते हैं। इसके बाद में भी आगे आने वाली पता नहीं है कि आगे क्या आएगा, माना जा रहा है कि होमोड्यूस यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नेशंस का इवोल्यूशन होता है कि कैसे एक देश जो है वो किस तरीके से इवोल्व कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी शक्तियों को बना रहा है। तो यही हमें समझ में आता है। और इसी तरीके से ये बात है कि जो आज की जो पॉलिटिक्स है वो आगे जाके फ्यूचर को भी यहाँ पर प्रभावित करेंगे, क्योंकि पास्ट की पॉलिटिक्स ने, पास्ट की राजनीति ने आज को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है आफ्टर ए रिकॉर्ड 1111 NGOs गोट FCRA। FCRA क्या होता है, इसीलिए ये ज़रूरी है यहाँ पर 2023 के अंदर। देखिए 30 को यहाँ पर क्लियरेंस मिल गई थी जनवरी के अंदर, और आज भी क्लियरेंस मिली है 1111 को। FCRA हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको लेके आ गई हूँ। मेंस में भी इससे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या क्या FCR जो है वो एज अ एक्ट तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2010 के अंदर ये एक्ट आया था हमारे पास, लेकिन इससे पूछा जा सकता है कि इसके रिजल्ट क्या है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं NGOs के ऊपर, क्या ये गवर्नमेंट इसको एज अ पावर यहाँ पर उनकी कर्टेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हाँ, इसी तरीके से इसको बनाया गया था, और ऐसा बिल्कुल इस पे इल्ज़ाम लगते ही रहते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि फ़ौरन जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 के अंदर जो आया था, ये है क्या एक्चुअली में। देखिए जो फ़ौरन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, यानी कि फ़ौरन से जो भी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे का जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको रेगुलेट करना है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, उसको हम रेगुलेट करेंगे। और एक्ट हमें पता है क्या बनता है, 2010 में ये बना था। इसमें क्या होता है, देखिए इंडिया इसके अंदर परमिट करता है कि जो भी NGOs है, NGO क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसे कुछ काम कर रही हैं जो उनको ठीक लगते हैं, जो गवर्नमेंट ज़्यादातर टाइम पे करती हैं, उसी इथिक्स को, मैनर्स को ध्यान में रखते हुए। इसमें NGO को जो भी फॉरेन से, यानी बाहर के देशों से जितना भी डोनेशंस मिलेगा, उसको वो किसी भी कारण से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, कल्चर की वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम्स के लिए मिल सकता है। तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर इंडिया परमिट करेगा, देखिए आपको ये पैसा मिल सकता है, कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर कानून भी बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर NGO का जो खाता है वो SBI के बैंक के अंदर होना चाहिए, फिर उनके पास जितना पैसा है वो कितने % यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बाद उनको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। और अभी क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, अटेंशन इसी वजह से हुआ है कि NGOs का जो अप्रूवल का नंबर था वो बढ़ गया है। 2023 के अंदर जितनी परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा यहाँ पर ये बढ़ गया है। तो अगर हम देखिए रिकॉर्ड से इतना ज़्यादा कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना कि आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से FCRA का पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं थोड़ा बहुत आर्टिकल में क्या दिया गया है, जैसे कि फो गुआंगशा कल्चरल एंड एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो हम देख पाएंगे कि ये जो कल्चरल एजुकेशन सेंटर है, इसको भी यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन ट्रस्ट के हिसाब से FCRA के रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल कर दिया गया है। और जो ओवरसी फंड यहाँ पर आएगा वो वेरियस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है FCRA के रजिस्ट्रेशन के अंदर 1111 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ये मिला है, वो हमें पता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है FCRA के रजिस्ट्रेशन का। देखिए अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये मिनिस्ट्री जो होगी यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री का डाटा ये बताता है कि 2014 से लेकर 2023 तक 3294 ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऐसे मैं बोलूँगी ग्रुप्स हैं जो कि साथ में मले हुए हैं, उनको यहाँ पर नए FCRA अवार्ड किए गए हैं कि ठीक है आपको ये मिलेगा, आपको पैसा मिल सकता है बाहर से। और इसके अंदर लगभग 6000 NGOs हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन था वो ख़त्म हो गया था जनवरी 1, 2022 को, यानी कि उनको हटा दिया गया उस कैटेगरी से। और ये यहाँ पर है कि अभी NGO ने उनका जो न्यू एप्लीकेशन को रिन्यू करने की जो एप्लीकेशन थी, उनको यहाँ पर
मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि हाँ नहीं हम नहीं करेंगे, डिनाई कर दिया उस चीज़ को, तो ये भी देखा गया है। लास्ट में हम देखेंगे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि लगभग यहाँ पर 13,520 ऐसी एसोसिएशन है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 55 करोड़ 771 यहाँ पर 55,741,000 करोड़ यहाँ पर उनको फिस्कल ईयर 2019 और 2020 के अंदर मिला था। 2021 और 2022 का भी कुछ डाटा इसी तरीके से है। और यहाँ पर 16,987 FCRA रजिस्टर्ड फिलहाल के टाइम पे NGO ऐसे हैं जो कंट्री के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं। उनमें से बहुत सारों को हटा दिया गया था, उनके बावजूद भी यहाँ पर इतना नंबर है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एसेंस इसका पता होना चाहिए कि हम बात किस बात के बारे में कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट एक्सपोज सीवियर गैप इन एक्सेसिबिलिटी फॉर डिजेबल्ड पर्सन इन कंट्री। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस की जब बात आती है तो हमें पता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ हमारे ऐसे तबके रहते हैं जिनके साथ सोसाइटी में न्याय नहीं हो पाता है सोसाइटी की वजह से। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नेचुरल इनइक्वालिटी कुछ होती है, यानी कि नेचुरली जो प्रकृति है उन्होंने हम सबको एक जैसा बनाकर नहीं भेजा है। किसी में कोई हम बोल सकते हैं कि किसी को अलग बनाया गया है, डिफरेंट बनाया गया है, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर किसी को हम देखेंगे कि दिमाग के जो हमारे IQs होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कैपेबिलिटीज या क्षमताएं हैं वो अलग अलग बनाई गई हैं। ये है नेचुरल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हो गया है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो डिफरेंसेस है वो बनाए होते हैं सोशल इनइक्वालिटी की वजह से। ये क्या हो रहा है कि सोसाइटी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, समानता नहीं दिखेगी, असमानता दिखेगी सोसाइटी की वजह से। तो हमें काम कहाँ पे करना है, नेचर के ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते हैं फिलहाल, वो तो जो है जैसा है, लेकिन उसके ऊपर भी काम चल रहा है। साइंस में उसको भी चेंज करने की बातें होती हैं। DNA हमने यहाँ पर पूरा के पूरे कोर्स चलाए हुए हैं DNA के 5 से 7 साल का USA वगैरह में। उसमें क्या किया जा रहा है कि पूरे DNA की स्टडी करके समझा जा रहा है, DNA को, जीन्स को समझा जा रहा है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जो और भी ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन सोसाइटी की जो इनइक्वालिटी है, एटलीस्ट एज बीइंग ए सोशल बीइंग, वो हमें ख़त्म करने पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसी की बुनियाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है। चलिए समझते हैं कि वो रिपोर्ट है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए जो रिपोर्ट है वो निकाली गई है यहाँ पर सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर फॉर रिसर्च और प्लानिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट निकाली। उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लेकनेस है, कितनी ज़्यादा कमी है जब डिसेबल्ड जो एक इंसान होता है उसके पर्सनस की कोर्ट के बिल्डिंग्स के अंदर। तो कोर्ट हमारे हर जगह होते हैं, पंचायत से लेकर यहाँ पे ग्राम कोर्ट से अगर हम बात करें तो हम देख पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक ये जो पूरी जुडिशरी है ये एक तरीके से काम करती है, राइट। कैसे काम करती है, इंटीग्रेटेड। पॉलिटी हमारी इंटीग्रेटेड नहीं है, सेंटर हमारी गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की हमारी गवर्नमेंट्स अलग होती है, वो एक दूसरे के अंडर नहीं होती है बल्कि एक दूसरे से अलग होती है कि ठीक है मैं अपनी जगह इंडिपेंडेंस हूँ, आप अपनी जगह इंडिपेंडेंस हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वो उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट, यानी कि इसके अंडर है। इनके नीचे होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनके नीचे होते हैं आपके सेशन कोर्ट्स, यहाँ पर हम देख पाएंगे उसके नीचे होते हैं ग्राम कोर्ट्स। तो इस तरीके से ये हायरार्की हमें दिखाई देती है क्योंकि इंटीग्रेटेड हमारी जुडिशरी है। तो इसी जुडिशरी के अंदर जो अलग अलग कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनके अंदर उनकी बिल्डिंग्स में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसेबल्ड जो कहीं ना कहीं पर्सन अगर आना चाहता है जस्टिस लेने के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेकनेस है, बहुत ज़्यादा कमी है एकोमोडेशन की, वो ढंग से वहाँ पर रह पाए, ढंग से वहाँ पर पहुँच पाए। तो ये यहाँ पर समस्या दिखाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वे कहते हैं अगर हम सिर्फ व्हील चेयर के एक्सेस की बात करें ना, कि व्हील चेयर पे कोई इंसान आ रहा है, कोई डिसेबल्ड है और उसको व्हील चेयर से कोर्ट के अंदर जाना है, तो उसके लिए जो आपके रैंप्स बने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी कंट्री के अंदर कोर्ट है उनमें से 50% के यहाँ पर ही होंगे। फिर ये एक डाटा, फिर हम कहते हैं कि व्हील चेयर अगर किसी को चाहिए कोर्ट के अंदर तो वो तो और भी कम है, वो तो इससे भी कम है कि लगभग 25% लोग ये ऐसे होंगे जिनको कोर्ट की तरफ से वहाँ पे व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। फिर जो टैक्टाइल पेविंग होती है, यानी कि जिनको पकड़ के एक जो विजुअली पेयर्ड यहाँ पर इंसान है वो चल सकता है, जिसको दिखाई नहीं देता, वो तो केवल ही 5.1% यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर
अंदर दिखाई देती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी की वजह से हम देखेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट है। देखिए, एक तो पुअर हो जाता है, जो जस्टिस एक्सेसिबिलिटी है डिसेबल्ड के लिए वो पुअर जस्टिस बन जाता है, वो उनको मिलता नहीं है। जुडिशरी जो होती है उसका काम है डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर इक्वली जितना भी जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसको बना के रखना। ये कहाँ से इसको पावर मिलते हैं और कहाँ से सबक मिलता है कि आपको ऐसा करना है? कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान ये बात बोलता है कि इंडिया का जो हर एक नागरिक है उसका पूर्ण बिल्कुल समान रूप से अधिकार है जुडिशरी के ऊपर, वो जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बात बोली गई है, इक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग आज के टाइम पे जो फैसिलिटीज़ हैं कोर्ट के अंदर वो कम पड़ रही हैं डिजेबल पर्सन के लिए। वो वहाँ पर पूरा का पूरा जो एक्सेस है उनको जो मिलना चाहिए था वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है इक्वालिटी का। और इसी वजह से जो एनवायरनमेंट है कोर्ट का वो इसको बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि जो हम टॉयलेट्स की ही अगर बात कर ले कि जो बाथरूम होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर टॉयलेट्स के लिए भी सिर्फ कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में 30.4% ही ऐसे कोर्ट हैं जिनके अंदर यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। तो ये भी एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम और समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि देखिए सेकेंड पॉइंट जो कि हम चलते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी इशू है और जस्टिस का काफ़ी गैप है। देखिए, एक तो जो क्रूशियल नेविगेशन है यानी कि टेक्टिकल जो पेविंग होती हैं यहाँ पर किसी इंसान के लिए जो देख नहीं सकता है वो उनके थ्रू यहाँ पर नेविगेट कर सकता है, चल सकता है। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। और वो केवल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 5.1% ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये मिलती है। और 100 में से ये बात हो रही है ना 5.1 की, अगर 100 है तो उनमें से सिर्फ 5 कोर्ट में ही मिलेगी। अब कहाँ पर एक डिसेबल्ड पर्सन जाए, क्योंकि आपको कोर्ट में जाने के लिए भी तो अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपका मुकदमा उसी में जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता आप दूसरे में जाएंगे वहाँ पर कि मुझे ये चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर साइन लैंग्वेज की बात करें कि कोई इंसान बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसको साइन लैंग्वेज के अंदर आपको समझाना पड़ेगा या वो आपको साइन लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं। तो इनकी इंटरप्रिटेटर जो होते हैं यानी कि जो समझ सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं मीडिएटर की तरह, वो केवल और केवल 2.8% में ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखे जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है डिसेबल्ड इंसानों को। जब वो न्याय लेने के लिए किसी कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों को मिल ही नहीं पाते हैं। और भी डेफिशिएंसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो हमें देखने को मिलेगा कि अभी जो कोर्ट रूम है लगभग 4250 ऐसे कोर्ट रूम है यहाँ पर इंडिया के अंदर, जिनके अंदर जो सेक्शन है कोर्ट रूम की जो स्ट्रेंथ होती है जजेस की, उतनी ज़्यादा सेक्शन यहाँ पर दिए ही नहीं गए हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर 4250 कोर्ट रूम है और इसके लिए जो जजेस की सेक्शन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हम मान लेते हैं 6000 की, लेकिन 6000 नहीं, यानी कि वैकेंट है बहुत सारे। तो ये जो इशू है कि कोर्ट के प्रेमाइस के अंदर 73.5% जो होता है वो जो आपका कोर्ट रूम है वो ओन्ड किए जाते हैं यहाँ पर जुडिशरी के द्वारा। फिर 13.3% यहाँ पर होता है स्टेट का, जो कि स्टेट के द्वारा गवर्नमेंट्स द्वारा उनको दिए गए हैं। फिर 2.6% कोर्ट रूम हम देखेंगे जो कि रेंट के ऊपर है, रेंटेड किए गए हैं। और 10 पॉइंट यहाँ पर 6% ऐसे कोर्ट रूम है या कोर्ट्स हम देखते हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जो अभी बन रहे हैं। तो ये भी एक हमें समझ में आता है कि अभी और काम करने की बहुत ज़रूरत है। फिर फ्यूचर प्लान्स एंड मेजर्स के ऊपर अगर हम बात करें कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो देखिए जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है क्रिटिकल शॉर्टकमिंग को। देखिए क्या क्या होती है, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अर्जेंट अटेंशन दी जाए यहाँ पर और काम किया जाए, एक्शन लिया जाए। अटेंशन आपने दे दिया उस चीज़ को, लेकिन अब उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना, कोई एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे एक तो ज़्यादा कोर्ट की बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, ठीक है, कोर्ट की बिल्डिंग्स की यहाँ पर कमी है तो उनको ज़्यादा दो। उसके बाद में जो कोर्ट की बिल्डिंग है उनके अंदर अकोमोडेट करना होगा, ध्यान देना होगा कि जो नीड है डिसेबल पर्सन की उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो पुरानी कोर्ट की बिल्डिंग है उनके अंदर भी आप टॉयलेट्स वगैरह की जो सुविधा है उनको बनाइए। तो ये काम करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो रैंप वगैरह है उनको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर।
और इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी कि नज़र रखी जानी चाहिए आपके ऊपर। जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी एजेंसी है यहाँ पर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, और उसके बाद जो भी पॉसिबल मॉडिफिकेशन हो सकती हैं आज के टाइम की जो एग्जिस्टिंग कोर्ट बिल्डिंग है उनके अंदर वो मॉडिफिकेशन लाई जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर है। ऐसा क्या कोई सवाल आया मेंस में? देखिए 2023 के अंदर मेंस के अंदर ऐसा ही सवाल आया था एक, जो कि बात करता था द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिसेबल पर्सन इन पब्लिक बिल्डिंग के बारे में, और कैसे जो इंडिया की सर्विसेज है वो एक डिस्टर्बिंग डिसरिगार्डेड प्रिंसिपल दिखा रही है इक्वालिटी एंड जस्टिस का। तो उसके ऊपर ये सवाल बिल्कुल आया, 2013 की ये बात है। तो आज भी ये उम्मीद है कि रिपोर्ट आई है, अभी भी कभी भी मेंस के अंदर ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है आपसे। तो इसीलिए यहीं से होते हैं वो जो मेंस के आंसर हमें लिखने होते हैं, इन्हीं चीज़ों को समझ के आप समझेंगे अच्छे से तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, आप लिख पाएंगे इन सारे पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है ILO वार्न्स ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन रियल वेजेस। देखिए ILO की एक फोरकास्ट आई है जिन्होंने राइज तो दिखाया है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने उनकी जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये क्या है 2024 के ट्रेंड की तरफ से एक रिपोर्ट को उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस को दिखाया है कि क्या क्या चैलेंजेस है जो वर्ल्ड के अंदर अभी अफेक्ट कर रहे हैं लेबर्स को। दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्लोबल मार्केट, लेबर मार्केट यहाँ पर कैसे काम कर रही है 2024 के लिए, वो क्या होने वाली है, क्या क्या उसको अफेक्ट करेगा। तीसरा हम देख पाएंगे कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे के पूरे विश्व भर में वो राइज करेगा, बढ़ेगा, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी 2024 में। और वो कह रहे हैं कि एक डिक्रीज होगा, एक कमी आएगी रियल वेजेस में। देखिए रियल वेजेस क्या होते हैं, यानी कि जो पैसे आपको काम के बदले मिलते हैं उनके अंदर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इवन G20 कंट्रीज़ के अंदर, यानी वर्ल्ड की जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ यहाँ पर है ग्रुप ऑफ 20 का, उनके अंदर भी ये जो वेजेस है वो कम होंगे। और जो वेज रेट है वो कहीं ना कहीं जो पेस अभी बनी हुई थी इन्फ्लेशन के साथ में, जैसे जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी उस तरीके से यहाँ पर वेजेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले हैं। तो ये भी बात है कि जो महंगाई का दर होगा वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है और जो आपको पैसे मिलते हैं वो यहाँ पर कम है। तो ये भी एक समस्या देखने को यहाँ पर मिलती है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए हैं। तो पहला हम देखेंगे कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने वाला है। देखिए जॉबलेसनेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है करने का। तो ये फॉल तो हो रहा है प्री पेंडेमिक लेवल से, तो ये कम हो रहा है कि प्री पेंडेमिक लेवल में जितना अनएम्प्लॉयमेंट होता था यानी पेंडेमिक के आने से पहले, उससे अब ये कम है। लेकिन ILO ने फिर से प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है 2024 में वो यहाँ पर राइज करेगा। और इसी के साथ क्या राइज होगी, इसी के साथ यहाँ पर बढ़ेगी इनइक्वालिटी, असमानताएं यहाँ पर बढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं, जो हाईली स्किल है, उनको कौन हटा सकता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके पास स्किल की कमी है, जिनके पास शिक्षा की कमी है, और इसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, एक ही जगह पर रुक जाएगी कहीं ना कहीं, यानी कि बढ़ नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि ऊपर मैंने रियल वेजेस के डिक्लाइन की बात की है। देखिए G20 पे ऐसा लगा है कि G20 नेशंस के अंदर यहाँ पर है जो वेज है वो हाइक होने की बजाय, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, वो उतने ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगी। और इसी वजह से लगभग 1 मिलियन वर्कर यहाँ पर ऐसे होने वाले हैं। 1 मिलियन क्या होता है, यहाँ पर 10 लाख लोग ऐसे होने वाले हैं जो काम करते हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर धकेले चले जाएंगे, यानी कि गरीबी रेखा के अंदर वो चले जाएंगे। चाहे वो पहले पॉवर्टी में नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि वो रोज का $2.5 भी नहीं बना पाएंगे। जब परचेजिंग पावर की यहाँ पर बात होती है, PPP की बात होती है, तो 2.5 अप्रोक्सीमेटली हम इसको लगा के चल सके कि रोज के वो लोग $200 यहाँ पर कमा पाएंगे, उससे कम कमा पाएंगे। तो आप देखिए इतने ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ इंडिकेशन किया गया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होने वाला है, खासकर जो 2023 अब ओवर हुआ है इसके बाद से, और जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार चल रही हैं, इसके अलग से इन्फ्लेशन यहाँ पर लगातार बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है। कुछ जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि फेडरल बैंक ऑफ USA, इंडिया का RBI, उनकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी अग्रेसिव
दिखाई दे रही हैं काफ़ी ज़्यादा, कि महंगाई को कम करने के लिए बिल्कुल इस चीज़ को स्लो करना है, डिक्लाइन करना है। इन्हीं कारणों की वजह से जो इकोनॉमीज़ है, जैसे कि चाइना की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, उसके अलावा तुर्की का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसी के अलावा ब्राज़ील को भी यहाँ पर दिया गया है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। क्या इंडिया का ऐसा एग्जाम्पल दिया है? नहीं। इंडिया के RBI, IMF, वर्ल्ड बैंक तीनों ने कहना है कि इंडिया की जो स्लो ग्रोथ होने वाली है वो 7.6% होगी, यानी कि बढ़ेगी। लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये कम होगा, और इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जो पहले से चल रही हैं वो अफेक्ट होंगी। इन्वेस्टमेंट जो इन कंट्रीज़ में होती है वो यहाँ पर लोग कम करेंगे, क्योंकि आप पैसा इन बनाकर इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? लोग फ़ायदे के लिए करते हैं। आप पैसा वापस दे ही नहीं रहे हो तो हम क्यों करेंगे? ट्रेड भी यहाँ पर इन्हीं कारणों की वजह से कम होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ। देखिए कह रहे हैं कि जो G20 कंट्रीज़ हैं जिसमें सिर्फ चाइना और जो रशियन फेडरेशन है वो ऐसी कंट्री होने वाली है जो रियल वेज ग्रोथ के अंदर यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए देखेंगे। कौन कौन सी कंट्री? ये चाइना में बढ़ सकता है, प्लस ये रशिया के अंदर बढ़ेगा G20 में से, प्लस ये मेक्सिको के अंदर बढ़ेगा, और जितनी बाकी कंट्री बची हुई हैं, इवन EU यहाँ पर G20 का पार्ट है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 कंट्री है वो यहाँ पर मेंबर हैं। इन सभी के अलावा अब तो AU भी इसका पार्ट हो चुका है जिसके अंदर 57 कंट्रीज़ मेंबर है। इन सभी के अलावा इन 3 कंट्रीज़ को छोड़ के यहाँ पर जो रियल वेज ग्रोथ है वो कम दिखाई देगी। इंडिया और तुर्की का जो डाटा अगर हम देखते हैं 2022 का रेफर करते हैं 2021 से, तो इंडिया और जो तुर्की है इन दो देशों में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिवली ही दिखाई देगा, इतना नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो ये इस रिपोर्ट का बोलना है। फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट में लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन की बात की गई है, तो उसमें क्या बातें हुई हैं? तो कहते हैं कि जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट है वो भी यहाँ पर रिकवर कर दिया जाएगा, कि लेबर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जितना पेंडेमिक लेवल पे होता था उससे उतना कम नहीं होगा, उससे ऊपर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ग्रोइंग कंसर्न यहाँ पर है कि ये जो लेबर मार्केट होने वाली है इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जो साइक्लिकल ये होने वाला है, सीजनल होने वाला है, कि कोई लोग जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत है, साल में 3 ही महीने ज़रूरत है, आपने 3 ही महीने उनको काम दे दिया, तो ये उस तरीके से ज़्यादा दिखाई देगा और ये इम्बैलेंस होगा। तो हमें अभी तक क्या समझ में आया? पूरी की पूरी रिपोर्ट को हम समझ चुके हैं कि रिपोर्ट दिखा रही है बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस है ग्लोबल मार्केट के सामने जो 2024 में यहाँ पर फेस करना वाला है। हालांकि कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हमें दिखाई दिए हैं, जैसे कि पॉजिटिव यहाँ पर वेजेस हमें दिखाई दिए कुछ कंट्रीज में, लेकिन ज़्यादा ट्रबुलेंट फ्यूचर होने वाला है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, रियल वेजेस कम हो रही है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है लेबर मार्केट के अंदर। ये कहाँ है? पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही ये इस तरीके से अभी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वांट्स रिटर्न टू डार्क फेज फॉर इंडस्ट्री। देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पे, टी एसोसिएशन की बात हुई है जिन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दिलवाने की बात की है। किस चीज़ पे ये ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि टी की जो एसोसिएशन है, टी का जो एक्सपोर्ट है, चाय जो मिलती है यहाँ पर चाय पत्ती, उसका एक डार्क फेज आ सकता है, और इसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है कि ये रिवाइवल होने वाला है, उसको रिवाइव करें या फिर उसका डाउनफॉल जो चल रहा है उसको डाउनफॉल होने दें। तो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम आगे से टाई बोलेंगे, ये जो टाई है इन्होंने सीरियस कंसर्न्स को यहाँ पर उठाया है कि प्रेजेंट जो कंडीशन है टी इंडस्ट्री की, आपकी इंडियन टी इंडस्ट्री की, वो डार्क फेज की तरफ लेकर जा रही है। वो याद दिला रही है डार्क फेज क्या था 2002 से लेके 2007 तक का, यानी इस समय पे जो इंडिया की टी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डाउन चली गई थी, और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर टाई इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रही है, प्लस में यहाँ पर रीसेलियंस की बात हो रही है कि देखिए इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो रिजल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा गलत दिखाई देंगे। चलिए इसको माइंड मैप से समझते हैं कैसे इंट्रोस्पेक्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इश्यूज़ क्या क्या हैं हैंड के ऊपर। जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि एक तो वहाँ के प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्टेगनेंट है, यानी कि एक ही जगह पर रुके हुए 50 रुपये अगर आती है कोई चीज़ तो वो 50 ही रुपये पे यहाँ पर रुकी हुई है, तो ये एक स्टेगनेशन दिखाई दे रही है। फिर हम देख रहे हैं कि ओवर सप्लाई हो रही है, यानी कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो ये भी एक समस्या। आपकी अगर डिमांड यहाँ पर कम होगी
और सप्लाई अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, चीज़ों को आपको चीप बनाना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा। तो ये ओवर सप्लाई की एक समस्या है। लेकिन आप कहेंगे इसमें समस्या क्यों है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ कि गैप की वजह से क्या होगा, चीपनेस आ जाएगी प्रोडक्ट के अंदर, उसको सस्ता रखना पड़ेगा, शायद जितना खर्च आता है उतने पे भी आप उसको ना बेच पाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात की गई है। 2002 से 7 के बीच में क्या था ये टाइम पीरियड। देखिए इस टाइम पे जो टी इंडस्ट्री है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली वो सफ़र की गई थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर रेगुलेशंस होते थे। पहला कारण क्या था, रेगुलेशंस की वजह से कानून नियम इस तरीके से बनाए गए थे, नियमावली जो होती है वो इस तरीके से बनाई गई थी। फिर हम देखते हैं कि इसमें इंडस्ट्री सफ़र की थी, यस। उसके ऊपर देखते हैं क्या हुआ था, जो टी का इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था कंट्री के अंदर, जो काफ़ी जो टी थी, इंडिया की टी महंगी थी, इंपोर्ट की जो टी थी वो चीपर हो जा रही थी, सस्ती थी, लेकिन सस्ती के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी ख़राब थी। लेकिन फिर इंसानों को क्या चाहिए, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की उसको चाहिए चीपर चीज़ें, सस्ती चीज़ें, तो इस वजह से वो सस्ती चीज़ों को लेने लगे और इसी वजह से जो इंडिया की टी इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इससे इफ़ेक्ट हो गई कि उसको कोई ख़रीद नहीं रहा था। फिर डिक्लाइन हुआ एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट तो ज़्यादा आ रहा है, चीज़ें जो बाहर से टी आ रही है वो तो ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो इंडिया टी भेज रहा है वो टी यहाँ पर कम भेजी जा रही है। तो ये भी था कि डिक्लाइन होने लगा, कम हो चुका है, तो इसी कारणवश से भी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई कि हमारी तो बिक ही नहीं रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि आज का सिनेरियो, कि आज इस चीज़ के ऊपर क्यों बातें हो रही है। आज फिर से वही प्रॉब्लम है कि सप्लाई का इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारी ऐसी ई स्टेट थी जो टी का यहाँ पर बनाती थी, जिन्होंने अपनी या तो ओनरशिप को चेंज कर दिया, उनको बेचना पड़ा क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दूसरी बात है कुछ ऐसी ई स्टेट जो कि इस काम में लगी हुई थी उनको क्लोज करना पड़ गया, बिल्कुल बंद करना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या हो रहा है, देखिए जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है ना वो सब्सिडीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हैं कुछ चीज़ों को, और इसी वजह से जो डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर ओवर सप्लाई की सिचुएशन आ गई है, ओवर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, और इसी से जो मार्केट पावर है, जो मार्केट की पावर है वो कुछ हैंड्स में रह गई है, कुछ जो हाथ है, कुछ जो प्लेयर्स है, की प्लेयर, उन्हीं के पास ही मार्केट की पूरी पावर आ गई है। इससे क्या हो रहा है, क्वालिटी डिसग्राउंड हो रही है, यानी कि क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जो क्वालिटी होती है, चाहे कि हेल्दी बेनिफिट्स जो होने चाहिए थे टी के, वो हेल्दी बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। तो ये सारा चीज़ हो रही है। और जो वॉज है इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, फिर से हम देख पा रहे हैं कि एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर डिक्लाइन है, कि वो भी उसको भेज नहीं पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि पॉसिबल अभी काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं, कि अभी इसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले हो सकता है कि एक तो आप रिस्ट्रिक्ट करिए, यानी कि जो पुअर क्वालिटी की यहाँ पर टी आती है इंडिया के अंदर, चाइना से ले लीजिए या अलग जो कंट्रीज़ है, म्यांमार, थाईलैंड से, तो वहाँ से जो पुअर क्वालिटी आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, बिल्कुल मना कर दो कि ये आनी ही नहीं चाहिए। कौन कर रहा है, ये टाई सजेस्ट कर रही है, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको बोल रही है कि ये सिचुएशन को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। दूसरी बात है, जो लो प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर टी बेची जाती है वो काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी की होती है, उससे कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होती हैं, उससे इसके अलावा बल्कि जो रिड्यूस होता है, यानी कि जो हेल्थ बेनिफिट है वो तो ख़त्म हो ही रही है, उससे हेल्थ के नुकसान और ज़्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर वेस्ट निकलता है टी का, यहाँ पर उसको ठीक प्राइजेस में लेकर यहाँ से मार्केट से निकाल देना चाहिए और मार्केट में उसको एंटर ही नहीं करने देना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि देखिए प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, नियमावली जो है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, रेगुलेशन के लिए, नियमों के लिए, कानूनों के लिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही एक ऐसी चीज़ है जो लगभग 15 से 20 मिलियन केजी यहाँ पर जो सप्लाई होती है चाय की उसको रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, जो कि बाहर से आती है, जिसकी क्वालिटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसी से जो इम्पोर्ट होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, ताकि जो मार्केट अलग है उसमें भी 30 मिलियन जो लो क्वालिटी टीज़ हैं उसके अंदर भी रिडक्शन देखा जा सके। तो यही है कि पूरा का पूरा हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके रेफरेंस दिया, करंट सिनेरियो क्या है और पॉसिबल मेजर्स अभी क्या हो सकते हैं। तो वही है कि इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी क्रिटिकल फेज से अभी गुजर रही है, इसीलिए प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, रिसेलियंस उसके अंदर लानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन होने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स यहाँ पर सजेस्ट करने पड़ेंगे और कैसे इनसे अभी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को लाया जा सकता है। इसी प्रकार से आपको भी अपना जीएस का जो पेपर है वो इसी प्रकार से आंसर की फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहिए। कोई भी अगर सवाल आता है तो क्या यह सवाल आ सकता है, कहाँ आ सकता है, जीएस पेपर 3 में बिल्कुल आ सकता है।
तो इसके लिए तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि साइंस पेज से यहाँ पर दिया गया है। बात कर रहा है अनवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ अमार्थो, यहाँ पर हो रही है हाउ अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम आउटर स्पेस कुड हेल्प फिजिक्स। देखिए जो सुपर यहाँ पर बात की गई है, एक सुपर एनर्जेटिक कॉस्मेटिक रे की बात हो रही है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कॉस्मेट ये रे है यानी कि कॉस्मिक से स्पेस से ये आ रही है रे है। तो ये क्या है, इसका देखिए अननोन ओरिजिन है। सबसे पहले तो जिसका ओरिजिन होता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पड़ता है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर अमेर्थसू। अमेर्थसू क्या होता है, ये एक जापानीज सन गॉड है, जापान का सन गॉड है। और इसी वजह से क्योंकि एक ऐसी लाइट आप यहाँ पर देखिए कैसे आपको ये फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है लाइट्स का, जो ये दिखाई दे रही हैं आपको इधर इधर, ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स हमें पता ही नहीं है कि ये आ कहाँ से रही हैं स्पेस के अंदर। तो ऐसी जगहों पे इनका जो ओरिजिन है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये हमें इतना समझ में आता है कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना ये है जो हेल्प कर सकता है अगर इसको समझा जा सके। तो ये जो जैपनीज सन गॉड है उनके नाम पे इसका नाम रख के बता रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स को जो इसके फिजिकल है हम आज भी उसको इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, बहुत कम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आज भी है। अगर इसको ये जो फिनोमिना है जिसको तोशीहारो फूजी द्वारा डिटेक्ट किया गया था सबसे पहले, ये इवेंट जब हो रहा था, ये फैसिनेटिंग डिस्कशन बन गया आज रिसर्चर्स के बीच में। और अगर इसको कोई समझ लेता है तो एक नई थ्योरी यहाँ पर लेकर आ सकता है फिजिक्स के बारे में, तो एक बिल्कुल न्यू थ्योरी का यहाँ पर जन्म हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा माइंड मैप से थोड़ा ईजी बना के समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी है, इसके अंदर इसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको किस तरीके से बात कर सकते हैं कि 240 यहाँ पर एक्सा इलेक्ट्रोवोल्ट वोल्ट यहाँ पर काम करता है, ईवी की तरीके से, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये क्या कहते हैं कि ये जो सबसे मोस्ट पोटेंट कॉस्मिक यहाँ पर है। क्या अब इसको ओरेरा से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करिएगा। ओरेरा जो होती हैं जिनको ज़्यादातर नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो बिल्कुल अलग फिनोमिना है। वो क्या होता है कि जब लाइट सन की रेज एक जो पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो वो चमकते हैं, वो बिल्कुल अलग फिनोमिना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अलग है, ये सन की वजह से आ ही नहीं रहा है। इसकी जो एनर्जी है वो 40 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है जो लार्ज हार्डन कोलिएडर होता है, यानी कि आज तक का जो भी सबसे पावरफुल यहाँ पर पार्टिकल एक्सलेरेट किया गया है अर्थ के द्वारा, जितना जनरेट करता है उससे भी यहाँ पर 40 मिलियन यानी 4 करोड़ गुना ज़्यादा यहाँ पर इसकी पावर है, इसकी एनर्जी है। फिर देखते हैं कि इसके जो ओरिजिन है उसके लिए काफ़ी बड़ी पजल हमारे लिए बनी हुई है कि कैसे समझे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसी वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काफ़ी एम्प्टी पार्ट से आ रहा है, यूनिवर्स का जो बिल्कुल खाली पार्ट है अभी तक सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि वहाँ से निकल के आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, उसके बारे में कुछ भी अभी पता नहीं है। कुछ थ्योरीज को यहाँ पर दिया गया है, सामने रखा गया है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना आज भी बाकी है कि ठीक है ये थ्योरीज आपने बोल तो ली, लेकिन इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी भी देनी बाकी है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कॉस्मिक रेज ऑफ साइंस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए जो कॉस्मिक रेज होती है यहाँ पर 2-3 तरीके की कॉस्मिक रेज होती है, जिसमें से जो कॉस्मिक रेज पहली होती है, एक तो होती है यहाँ पे ग्लेशियर से जो कॉस्मिक रे यहाँ पर चेंज होकर बन जाती है, दूसरी होती है सोलर यानी कि सन से जो यहाँ पर आती है। तो ये जो दोनों ही कॉस्मिक रे हम देख पा रहे हैं, इनको कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी नॉलेज के अंदर कि हम यूनिवर्स को समझ पाएँ। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर डिस्कवरी हो रही है काफ़ी अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, यानी कि एटॉमिक से भी जो छोटे एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी यहाँ पर डिस्कवरीज हो रही है, जो एक नेचुरल लेबोरेटरीज को यहाँ पर बनाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, कर रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर यहाँ पर टेस्ट किए जा सके, फिर उनके ऊपर थ्योरीज बनेंगी कि ये जो फिजिकल्स के पार्टिकल्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, और यही हमें मदद करेंगे ट्रैक करने में कि ये जो कॉस्मिक यहाँ पर रेज आ रही है, ना ही ये ग्लेसेटिक है जिसका आज तक हमें पता है, ना ही ये सोलर है, ना ही ये सन से निकल कर आ रही है,
तो ये एक्चुअलीज में जो एलिमेंट है, इतना एंटायर यूनिवर्स जो बिखरा हुआ है, वहाँ से कहीं से ये एम्प्टी स्पेस से आ रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कोई भी चीज़ बिना कारण के तो नहीं होती है, तो यही हमें पता लगाना है। तो डिस्कवरी जो हुई है वो एक अनदर टेस्टामेंट है। सबसे पहले तो इसको समझ लेना कि अब जो मिस्ट्रीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है यूनिवर्स की, उसको और ज़्यादा समझने का, यहाँ पर डिसाइफर करने का जो भी सीक्रेट है उसका यहाँ पर एक मौका मिला है साइंटिस्ट को कि वो अपने कॉस्मोस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। चलिए यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर और आर्टिकल दोनों खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी यहाँ पर अभी तक बना हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को अगर पसंद आए तो, और ये जो आपका नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको कल जब न्यूज़पेपर आइए, डेली आता है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, इसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा तो आपको मिल जाए, ताकि कुछ भी आपका जो यूपीएससी से रेलिवेंट है, खासकर करंट अफेयर एक प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा लगता है कि क्या क्या पढ़ना है, तो इसीलिए क्योंकि सिलेबस को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, समझा देती हूँ, हर आर्टिकल से इंटरलिंक कर देती हूँ, तो ईजी रहेगा समझना। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द